हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से कि अगर आप ड्रॉपर हो, बेसिकली ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है कि आप ड्रॉपर हो, पहले तो ये जान लीजिए आप, क्योंकि एक जनरल स्ट्रेटजी होती है ज़्यादातर बच्चों का कि एक साल ड्रॉप दें और अच्छी रैंक से जेईई क्रैक करें। क्यों? क्योंकि हम होता है कि कभी कभी हम तो क्रैक कर लेते हैं, मार्क्स भी आ जाती है जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमने क्रैक कर लिया, लेकिन डिज़ायर्ड जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम है या फिर आपको लगता है कि नहीं स्ट्रेटजी और अच्छा मैंने किया होता तो अच्छा होता, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपने प्रिपरेशन से, जल्दीबाजी में आपने प्रिपेयर किया था। पिछले साल तो आप कोविड से गुजर रहे थे, वो तो था ही, अभी भी है वैसे, लेकिन आपको बेसिकली मैं ड्रॉपर्स के लिए कह रहा हूँ, एक साल तो आपको मिला है यहाँ आपको ना स्कूल की प्रॉब्लम, ना कहीं कोई ट्यूशन्स की प्रॉब्लम। आप अपने कोचिंग सेंटर्स में अगर रिपीट कर रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप घर पे ही हो और अपना पूरा टाइम आप मैनेज कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग द जेईई दिस ईयर 2022 का। तो आपको तो एक देखिए, एक साल में 4 बार चांस मिलते हैं, तो अगर एक बार ख़राब भी हो जाता है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी पॉजिटिव, आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। और इसके लिए मैं कहूँगा कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डीमोटिवेशन एकदम नहीं चलेगा। बहुत लोग आपको ऐसे समझाएंगे कि यार तुमने तो एक साल नुकसान कर लिया। आपका कोई कॉमर्स का फ्रेंड होगा, वो तो अब फर्स्ट ईयर के बाद में अब सेकेंड ईयर में जा रहा होगा ग्रेजुएशन के। अब आपको ये भी डर लग रहा होगा कि अगर इस बार नहीं हम सक्सेसफुल होंगे तो क्या होगा। तो आपका फ्रेंड जो है सेकेंड से थर्ड ईयर, यानी कि आप अटैम्प्ट करोगे जब थर्ड टाइम बाई चांस ऐसा नहीं होगा तो वो ग्रेजुएशन कर चुका रहेगा। अगर फिर आपको डर लगेगा कि अगर मैं तीसरी बार भी नहीं अटैम्प्ट करके पास किया तो क्या होगा। पहले ये दिमाग से निकाल लीजिए डर। आप डिटरमाइंड होइए, कोई ये हुआ नहीं है कि आप नहीं पास कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सही होगी तो आप अपने इच्छा के अनुसार जो फील्ड आपकी है वही मिलेगी आपको, और उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको ड्रॉपर आप जो हो उससे आप टॉपर पे चले जाओगे। ये हर एक टॉपर का ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ आज, इसलिए इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। बहुत लाभदायक ये आपके टिप्स होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, डू नॉट सकम टू सोशल एंग्जाइटी। इसका मतलब क्या है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये कभी मत सोचिए। आपने तय किया है ना कि मुझे क्रैक करना है, तभी तो आपने एक साल बर्बाद किया, दूसरे की नज़र में बर्बाद किया है। बर्बाद नहीं है, ये आपने अपने को आबाद किया है, अपने सपने को पूरा करने का संकल्प किया है, इसलिए ये साल आपने गुजारा है इस तरह से, लोगों के ताने सुनकर कि आप क्या हो, लूज़र हो। लेकिन आप लूज़र हो नहीं, यू आर द फाइटर। और ये डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं जीत के रहूँगा, आई विल बी द विनर। अगर ये आप करते हो तो आप ज़रूर विनर बनोगे, आप टॉपर भी बनोगे। पॉइंट 2, एनालाइज योर पास्ट अटैम्प्ट्स एंड रिजल्ट। तो पिछले साल तो आपने एग्ज़ाम दिया है, उससे आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि आप गलत कहाँ गए। हो सकता है आपके कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटीज़ नहीं होंगे, या फिर इसेंशियल टॉपिक्स को आपने उतना ध्यान से नहीं पढ़ा हो। साथ ही साथ ये हो सकता है कि आपने 1 या 2 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया होगा, बाकी को सोचा होगा ईजी है। सब्जेक्ट्स ईजी और हार्ड नहीं होते हैं, आपके अटैम्प्ट्स होने चाहिए सभी के बराबर, क्योंकि मार्क्स तो आपको बराबर सभी क्वेश्चंस में मिलते हैं। साथ ही साथ आपने उत्साहित होकर ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे जिससे नेगेटिव मार्किंग आई होगी, या फिर देखा कि कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक्स हो गए होंगे, ये भी तो हो सकता है आपका। या फिर आपने देखा होगा कि लास्ट तक आते आते आप कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ टाइम हो गया होगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं किया होगा। ये सारे के सारे पहलू आप देखिए, आप कहाँ अटके थे, कहाँ आपने गलती की थी, इसको सुधारना है, सुधारना तो पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट, डिवाइड योर प्रिपरेशन इन 2 फेजेस। पहला फेज क्या कीजिएगा, तो अपना रिवीजन कंप्लीट कीजिए। इफ़ यू आर नॉट वेल इक्विप्ड, नो नीड ऑफ गिविंग द एग्जाम्स। तो आप पहले तो क्या रिपीटर हो, एक साल तो आप घर में ही हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी तक दे चुका होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगाए हैं। फिर भी कुछ अगर बचे हुए हैं चैप्टर्स तो उसको रिगरसली रिवाइज़ कीजिए, और रिवीजन ख़त्म होने के बाद में अगर देखते हैं कि अभी भी त्रुटि है आप में,
तो एक चीज़ मैं बता दूं कि फेब में पहला आप लोगों का जेईई मेंस हो सकता है, लेकिन होगी नहीं जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि आप देख रहे हो ओमिक्रॉन का फिर ये बढ़ते जा रहा है, संक्रमण बढ़ते जा रहा है, इसके चलते पोस्टपोन्ड होने वाला है। तो इसलिए अगर इसको सोच लिया जाए कि आपके लिए ये एक तरह से ब्लेसिंग हो गया तो मान सकते हैं आप। इसमें आप देखिएगा बहुत सारे पब्लिकेशन क्रैश कोर्स आते हैं, रिवीजन क्रैश कोर्स, उसको आप लीजिए, हर सब्जेक्ट कर लीजिए। केवल ये मत समझिए कि हार्ड सब्जेक्ट, ईजी सब्जेक्ट, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपको सबका करना है। और सेकेंड फेज़ क्या रखिए, सेकेंड फेज़ में आप मॉक टेस्ट्स, ये ज़्यादातर देखिए लास्ट एक्चुअली होना चाहिए 20-25 दिन जो होता है एग्ज़ाम्स के पहले का, वो सारा का सारा मॉक टेस्ट में जाना चाहिए। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली द सेम एज द जेईई एग्ज़ाम्स। ऐसा ना हो कि आपने किसी तरह एक क्वेश्चन आंसर कर दिया, हो गया, नहीं। आप जिस तरह के, इसके लिए बुक्स आते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स केवल सॉल्व मत कीजिए, मॉक पेपर्स को भी सॉल्व कीजिए। तो इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि आपने सॉल्व कर पाया। और इस तरह से आपकी देखिए जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल राइज होती रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट 4, प्रैक्टिस प्रोडक्टिव स्टडी हैबिट्स। तो इसमें मतलब क्या हुआ, मतलब कि देखिए आप 1 घंटा का अगर प्रोडक्टिव स्टडी करते हैं वो आपके 5 आवर्स डिस्ट्रैक्टेड स्टडी के बराबर होता है। आप किताब लेके बैठे हुए हैं, घंटा गिन रहे हैं कि 16 घंटा पढ़ लिया हमने, 20 घंटा पढ़ लिया, लेकिन टॉपिक से आपके एक्वायर कितने हुए, कितना समझ पाया, आप कुछ नहीं, सारा दिन आपने वेस्ट किया। ऐसा एनर्जी वाला जो यूजलेस जो ये है टाइम है, उसको मत यूज़ कीजिए और ऐसे यूटिलाइज़ करके आप अपने टाइम को मत गंवाइए। उससे अच्छा यू गिव अप। अगर करना है आपको तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आप कहाँ चूके हैं, ये तो जानना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स आपके हैं कुछ जहाँ के आपको समझने में दिक्कत होती है, उनको अंडरलाइन करके रखे हैं या नहीं किए हैं तो अभी भी कर लीजिए, कि ताकि जब रिवाइज़ करें तो तुरंत उस नज़र में पड़े और उसको पहले पढ़िए, समझिए। और डेली ये ऑल द 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि ये हार्ड सब्जेक्ट इसी को पढ़ना है या इजी को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। डेज मत बांटिए, घंटा में बांट लीजिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ऑल 3 सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना है आज। और उसमें भी आप मिक्सअप कीजिए विथ इजी सेक्शंस एंड टफ सेक्शंस। ये नहीं खाली इजी पढ़ रहे हैं या टफ पढ़ रहे हैं, आएंगे क्वेश्चन सबसे, आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि आपका हेल्थ बहुत बड़ा मैटर रखता है। आप ऐसा कुछ भी ना करें जैसे कि आपका हेल्थ ख़राब हो, जैसे कि अभी तो आप देख रहे हो बाहर ना निकले ज़्यादा, इससे क्या होगा, संक्रमण बढ़ेगी। बाय बैड लक आपका हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम में ही ऐसा हो जाए, संक्रमित हो जाए आप बीमारी से, तो आप एग्ज़ाम्स ठीक से नहीं दे पाएंगे। सेकेंड है कि ये आपको लॉन्ग आवर्स आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेच मत पढ़िए, बीच बीच में गैप दिया कीजिए, कुछ 10 मिनट 5 मिनट। उसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल लेके बैठ जाए, मोबाइल लेके बैठिए तो फिर वो स्ट्रेन तो आपके आँख पर रहेगा। गैप का मतलब है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, आँख बंद कर लें, थोड़ा सा लेट जाएं। सबसे अच्छा है कि 10 मिनट का आप इसको कहते हैं नैपिंग कहते हैं, नैप एनर्जी आती है इसको। तो नैपिंग करने से क्या होती है कि आपको एक एनर्जी मिलती है, फिर से आप फ्रेश हो गए। तो ये करने की कोशिश कीजिए और बीच में जो पानी पिया कीजिए। डिहाइड्रेशन के चलते भी आपका एनर्जी जो लो हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो आपके ब्रेन में वाटर का मात्रा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वाटर की कमी ब्रेन में होगी तो ब्रेन सोचना बंद कर देता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना है कि आप फ्रेश रहते हो पढ़ते समय। अगर ये सब मैनेजमेंट आप करते हो तभी आप अच्छी तरह से कर पाओगे। डेली ऑल सब्जेक्ट्स विथ मिक्सिंग अप ऑफ इजी एंड टफ चैप्टर्स, ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। और अगर आपको कुछ बच्चे फ्रेंड्स से बात ही करना है, ग्रुप में रहना पसंद है, तो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स कीजिए जो कि इसी चीज़ का चर्चा करें। आपके कुछ क्वेश्चंस के आप डिस्कशंस कर रहे हैं तो वो टाइम भी आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा। पॉइंट 5, रीड फ्रॉम द राइट रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या है, तो आपने तो पिछले साल एग्ज़ाम दिया है, इस साल फिर आप दे रहे हो, तो इससे का मतलब वो ये हुआ कि आप पिछले 3 सालों से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जब आप 11 में आए थे तब से आप तैयारी कर रहे हो। तो जो बुक्स आप यूज़ कर रहे हो अभी तक श्योरली एम्पल है आपके लिए, थ्योरी पोर्शंस के लिए पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ। डोंट चेंज द थ्योरी बुक्स। आपने तो अभी तक ज़्यादातर बेसिकली बच्चे थ्योरी के लिए क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं। वैसे एनसीईआरटी मैं बता दूँ ये कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, और उनको थ्योरी पोर्शन में मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी इज़ द बाइबल फॉर जेईई ऑल्सो। तो
आप थ्योरी पर स्टिक कीजिए जिस बुक से आपने पढ़ा है उसमें। बहुत सारे बच्चे होंगे आपको सजेशन दे रहे होंगे कि नहीं आप ये पढ़िए वो पढ़िए, मैंने तो इससे पढ़ा तो इतना मार्क्स मिला। आप उन सब बातों पर मत जाइए, ये लास्ट मोमेंट आपके लिए चेंज करना आपके लिए घातक होगा। हाँ, चेंज करना ही है तो किसमें आप कीजिए, आप अपने MCQ के जो बुक्स हैं उनको चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस कर लिया है उन सब क्वेश्चंस को। बार बार एक ही चीज़ कहिए तो आप तो नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं। उससे अच्छा पैसा लगाना ही है तो किसमें लगाइए, तो नए MCQs में लगाइए, दूसरे पब्लिकेशन का MCQ खरीदिए और उसके नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। और ज़्यादा अच्छा हो ये टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज MCQs हो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी देंगे, क्योंकि आप जहाँ अटकोगे उस चैप्टर को या उस टॉपिक को फिर से आप रिवाइज अच्छी तरह से कर पाओगे। होलसम करने जाओगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये कोशिश कीजिए MCQs लास्ट मोमेंट में आप जो, ये आपका मॉक टेस्ट नहीं है या प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स आप जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कर रहे हो, वो नहीं है, प्रिपरेशन का ही पार्ट है। MCQs वो सब खरीदें जिसमें आपको चैप्टर वाइज हेल्प मिलता है या टॉपिक वाइज मिलता है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अगर ओबे करते हो, ऐसे फॉलो करते हो आप, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर्स कोई एलियंस नहीं है, आप लोग में से ही एक है, तो आप भी तो हो सकते हो। एंड आई होप यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर, होपिंग फॉर द बेस्ट। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।